हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आप यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन की अजीब दास्तां। इसके पहले हम लोग जर्मनी और इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था और किसने इस एकीकरण में नेतृत्व की भूमिका निभाई थी, इस सबको हम लोगों ने देखा था। और किस प्रकार से इटली में गैरीबाल्डी ने अत्यधिक समर्थन किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे उसमें ब्रिटेन की स्थिति क्या थी और ये जो अजीब दास्तां है ये क्या है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया था कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। यानी जो राष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया था 1848 ईस्वी में, तो इसका जो मॉडल या आदर्श है वह ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ही, मतलब ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा हो चुका था, उसी को देख करके उसी के आधार पर राष्ट्र राज्य का निर्माण होने लगा था। तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, परिणाम था। यानी यह जो प्रक्रिया है वह बहुत लंबे समय से चल रही थी। उसे यहाँ पर एक नक्शा दिया हुआ है जिसमें एकीकरण, जब इटली में एकीकरण हो रहा था तो इटली के एकीकरण के पूर्व ये जो राज्य हैं 1858 में, ये सारे राज्यों को मिला करके, छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें मिला करके एक इटली का निर्माण किया गया। लोम्बार्डी, वेनेशिया, सेवोई, सार्डिनिया, ये सार्डिनिया पीडमोंट का ही शासक था विक्टर इमानुएल द्वितीय। जब एक हो जाता है, इटली का एकीकरण हो जाता है, तो उसी समय उसे राजा, पूरे इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। नेपल्स पेपल है, राज्य है सान मेरिनो, और दोनों जो सिसिलियों का राजतंत्र सबसे नीचे दिया हुआ है यहाँ पे था। तो इतने राज्य थे जिसे मिला करके इटली का निर्माण हुआ था। और इधर सन दिया हुआ कि किस सन में कहाँ पर एकीकरण हुआ था। तो 1860 में दोनों सिसिलियों का राजतंत्र, और 1870 में पेपल्स राज, 1858-60 में मोडेना परमा का एकीकरण हुआ था, और 1866 में वेनेशिया, 1858 में सेवोई, सार्डिनिया। तो ये सन है इधर दिया हुआ है कि किस सन में एकीकरण हो गया था और एक इटली देश का निर्माण हो गया था। यानी छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक बड़े राष्ट्र का निर्माण कर दिया गया था। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। यानी यहाँ पर ये बात हो रही कि जो ब्रिटेन राष्ट्र है वह 18वीं सदी के पहले राष्ट्र नहीं था। ब्रिटानी समूहों में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। अब यहाँ पर बात यह है कि निर्जातीय क्या है, निर्जातीय आखिर होता क्या है। तो निर्जातीय एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। यानी उसमें एक साझा नस्ली और कई जनजातियाँ होती हैं, उनका सांस्कृतिक उत्थान होता है, पृष्ठभूमि होती है जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान बना सकता है, उसे निर्जातीय कहते हैं। जो छोटे क्वेश्चन हमने करवाए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुई। यानी जैसे जैसे अंग्रेजी राष्ट्र की धन दौलत यानी शख्सियत, उनकी मूल्यता, अहमियत, उनका अधिकार, सत्ता मतलब अधिकार बढ़ता गया,
वैसे वैसे द्वीपों के जो समूह थे वो अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व अर्थात अपना अधिकार बढ़ाने में सफल होते हुए चले गए, अर्थात वह अपनी जो आधिकारिक क्षेत्र है उसमें वृद्धि करते हुए आगे बढ़ते गए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। यानी इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में ही हुई थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया और इंग्लैंड ने क्या किया, इस प्रकार से अपने इस व्यवहार से स्कॉटलैंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद में जो अंग्रेजी सदस्य थे उनका अपना अधिकार था, दबदबा था, जो चाहते थे वह करते थे। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। यानी एक ब्रिटेन के पहचान का जो विकास है उसका अर्थ यह भी है कि स्कॉटलैंड की जो खास संस्कृति थी, यानी स्कॉटलैंड की जो संस्कृतियाँ थीं, उनकी सभ्यताएं थीं और जो राजनीतिक संस्थान थे उनको योजनाबद्ध तरीके से एक योजना बनाकर, एक प्लान बना करके उस तरीके से उसको दबाया गया, उसका दमन किया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों के ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। और स्कॉटिश यानी जो स्कॉटलैंड के लोग थे, वो जिन कैथोलिक कुलों ने स्कॉटलैंड में जो ये कैथोलिक थे, तो उनके वंशजों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का, अपनी आज़ादी को बताने का हर संभव प्रयास किया तो उन्हें ज़बरदस्त दबाया गया और ज़बरदस्ती दमन का सामना करना पड़ा, अर्थात उनका नाश कर दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। यहाँ तक कि जो स्कॉटिश लोग थे यानी स्कॉटलैंड के जो निवासी थे, उन्हें ना तो अपना गैलिक उनकी भाषा थी उसको ना तो बोलने का अधिकार था और ना ही अपनी उनकी जो राष्ट्रीय पोशाक थी, जो पहनावा था, उसको ही पहनने का अधिकार था। अर्थात उन्हें पहनने के लिए मना किया गया था कि वह किसी भी हाल में अपने इस भाषा को ना तो बोल सकते थे और ना ही अपने इस पहनावों को वो पहन सकते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें जो ऐसा ना कर पाए तो वह अपना देश छोड़ने के लिए विवश हो गए और वह उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों पर चले गए। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अब यहाँ एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोटेस्टेंट धर्म का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? तो मार्टिन लूथर था, उसने प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, आयरलैंड में जो भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे, वहाँ की जो संख्या थी उनको उन्होंने कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। यानी कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए उनमें उनकी सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। यानी ब्रिटेन प्रभाव का जो विद्रोह था उसे कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से यानी बिना किसी ममता के निर्दयतापूर्वक उनका नाश कर दिया गया, उसे दबा दिया गया। वोल्फटोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि वोल्फटोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन
कब असफल हुए थे? तो 1798 में। और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो क्वेश्चन यह बनता कि आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो 1801 ईस्वी में। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। और एक नए ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर अंग्रेजी संस्कृति हावी थी, यानी अत्यधिक उनका प्रभाव था और उन्होंने उसका बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार भी किया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। यानी जो ब्रिटेन का नया प्रतीक चिन्ह था ब्रितानी झंडा, जो जिस पे यूनियन जैक बना था, और जो वहाँ का राष्ट्रीय गान था गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। तो ये दो क्वेश्चन हैं। और पुराने राष्ट्रीय संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। अब ये उस समय का चित्र है। गैरीबाल्डी सार्डिनिया पीडमांट का जो राजा था विक्टर इमानुएल द्वितीय को इटली नामक बूट अर्थात जूता पहनने में मदद करते हुए। यह 1859 का अंग्रेजी व्यंग्य चित्र है। यह कि अगर विक्टर गैरीबाल्डी ना होता तो सार्डिनिया पीडमांट पर विक्टर इमानुएल द्वितीय का अधिकार ना होता, अर्थात इटली का एकीकरण पूरी तरह से ना हो पाता। तो जो जूसेफ गैरीबाल्डी था जिसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था और 1882 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, तो वह संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर है। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था और वह स्वयं व्यापारी नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात मैत्सिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पीडमांट के गणतंत्र विद्रोह में उसने भाग लिया। यानी जो गणतंत्र विद्रोह हो रहा था 1834 में, उसमें गैरीबाल्डी ने पार्टिसिपेट किया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरीबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा। तो 1834 का जो विद्रोह था वह उसका दमन कर दिया गया, नाश कर दिया गया और गैरीबाल्डी को यहाँ से भागकर दक्षिण अमेरिका में जाना पड़ा, जहाँ वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने विक्टर इमानुएल द्वितीय का समर्थन किया जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था, यानी इटली के राज्यों को एक में मिलाने का कार्य कर रहा था, प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए सेवक जुड़ने चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय, यानी जो 30,000 लोगों की संख्या थी वो रेड शर्ट के नाम से लोकप्रिय हुई। और 1867 में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में स्वयं सेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। यानी इटली के अंतिम एकीकरण में रोम जो है वह एकीकृत हुआ था और सबसे लास्ट में हुआ था 1870 ईस्वी में। वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। तो रेड शर्ट्स कौन थे? वही जो 1000 लोगों का अभियान था, उसी का नाम था रेड शर्ट्स, उसी के नाम से लोकप्रिय हुए थे। तो 1870 में जब प्रसा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुआ। तो बहुत प्रयासों के बाद यहाँ पर इटली का एकीकरण 1870 में पूर्ण हुआ था। यहाँ पर उसी का बात हुआ है। बस वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।